नमस्कार सर, मेरा नाम है रिया चौहान और मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगी, अगर किसी लड़की को कोई ब्लैकमेल करता है या सोशल मीडिया पर गलत कमेंट या किसी धमकी भरी चीज़ें बोलता है, तो उस केसेस में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर कोई गलत कमेंट करता है और जो कि हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है, तो उसमें एफआईआर भी हो सकती है और इसमें उसको कंप्लेंट करनी चाहिए। उसके जो पास का थाना है, वहाँ पर जाकर वो कंप्लेंट रजिस्टर करा सकती है और इसमें आईटी एक्ट भी अगर कवर करता है। अगर कोई किसी की प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, तो प्राइवेसी के वायलेशन के लिए भी आईटी एक्ट 66 इसके तहत आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन हैरेसमेंट आपके साथ कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप 75 वीएनएसएस के तहत भी केस रजिस्टर्ड करा सकते हैं वीएनएस के तहत। तो ये धाराएं हैं, कुछ मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे वीएनएस की धाराएं, जो नया कानून आया है, हाँ। उसमें काफ़ी चेंज है। और स्टॉकिंग, अगर कोई ऑनलाइन स्टॉकिंग भी कर रहा है, तो उसमें भी एक कवर होता है। स्टॉकिंग, फिजिकल स्टॉकिंग में भी कवर होता है। कोई उनको देखता भी है, घूरता भी है, तो ये भी इसकी श्रेणी में आता है। तो इसमें काफ़ी प्रोविजंस बनाए गए हैं। हम अगर इन प्रोविजंस के आधार पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं और केस रजिस्टर करा सकते हैं। ओके सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि अगर फ़ोन हैक हो जाए, तो उस केसेस में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर स्पेशली आपका लड़की फ़ोन को। अगर हैक हो जाता है, तो सबसे पहले तो ये डिपेंड है कि अगर आपका फ़ोन हैक हुआ है, कॉल फॉरवर्डिंग की वजह से हैक हुआ है, तो तत्काल अपने जो 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 आपका टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, उसको फ़ोन करके, उसका जो कस्टमर केयर को फ़ोन करके और कॉल फॉरवर्डिंग को डीएक्टिवेट कराएँ। क्योंकि कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेट होने के बाद फिर जिस ऐप की वजह से आपका जो ऐप आपका हैक हुआ है, उसको ऐप अनइंस्टॉल कर लें और उसके बाद फिर इंस्टॉल करें। और इसके अलावा मोबाइल अगर हैक हुआ है, तो उसके अगर फॉर्मेट कर लें और फॉर्मेट करने के बाद फिर उसके रीस्टार्ट करें और अपने सारे पासवर्ड को चेंज कर दें। सारे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब पासवर्ड को रीसेट कर लें, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लें, फायरवॉल को अपडेट कर लें और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें। और उसके बाद अगर उसके बाद भी अगर फ़ोन आपका रिकवर नहीं होता, तो कंप्लेंट www.cybercrime.gov.in जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, वहाँ पर कंप्लेंट करा सकते हैं। या फिर जो अगर इंदौर में है, तो क्राइम ब्रांच रीगल चौराहे पर इसका ऑफिस है, यहाँ पर भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ओके सर, एक और क्वेश्चन, स्क्रीन मिरर ऐप जो स्कैम है, ये क्या होता है और क्या इसमें कैमरा भी एक्सेस होता है? हाँ, देखिए, स्क्रीन मिरर जो होता है, बेसिकली स्क्रीन शेयरिंग ऐप होते हैं जो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाते हैं। और अगर आपके मोबाइल की जो स्क्रीन पर जो कुछ आ रहा है, वो सारी चीज़ें उसको साइबर फ्रॉडस्टर को भी दिखाई दे रही हैं। अगर आपने सपोज टू बी आपने उसमें ओटीपी डाला है, तो वो ओटीपी भी उसको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो जिस शब्द कहा जा रहा है स्क्रीन मिररिंग, स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन आपकी शेयर हो रही है साइबर फ्रॉडस्टर के पास। तो जो भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, चाहे वो ओटीपी हो, पासवर्ड हो या यूपीआई पिन हो, आप डाल रहे होंगे, वो उसको साइबर फ्रॉडस्टर को दिखाई दे रहा है। उस ओटीपी उस यूपीआई पिन के जरिए वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। तो कभी भी अनजान लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए जब तक कि आप उसको वेरीफाइड नहीं कर लें। अगर आपने अनजान लिंक को क्लिक किया, तो आपके मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग ऐप जैसे कि एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट और टीम व्यूअर, ये आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएंगे और साइबर फ्रॉडस्टर आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल में इस तरह का स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो गया, तत्काल नेट को बंद कर दीजिए और नेट को बंद करने के बाद फिर उसको स्टार्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि संभवतः वो नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपको अनजान लिंक को कभी भी क्लिक नहीं करना है, इसको हमेशा अवॉइड करना है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन सर, जो ऑनलाइन अकाउंट में पैसे आते हैं गलती से, पहले छोटा-छोटा अमाउंट आता है और फिर कॉल करके हमें बोलते हैं कि हमने गलती से अमाउंट पे कर दिया है। सो वो रिटर्न हमें करना चाहिए या नहीं? देखिए, रिटर्न करना चाहिए, लेकिन बैंक के माध्यम से करना चाहिए, बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ये जंप डिपॉज़िट स्कैम होता है। क्या होता है कि शुरू में आपके अकाउंट में कुछ एक बार पैसा आ जाता है, फिर आपके पास कॉल आता है कि सॉरी सर, गलती से चला गया। फिर इमरजेंसी दिखाई जाती है कि मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, तो पैसा मुझे चाहिए होता है, तो आप मुझे तत्काल मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप जैसे ही आप उसमें यूपीआई पिन डालते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तो पता चलता है कि उसने ऑलरेडी पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी हुई है। तो आप पिन डालेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो आपका पैसा ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो कभी भी अगर इस तरह के कॉल्स आते हैं, पैनिक नहीं होना है, एकदम से यूपीआई पिन डाल के एकदम से एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि एक्सेप्ट करेंगे तो पैसा चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी हुई होती है। अपने कंसर्निंग बैंक से संपर्क करके बैंक के माध्यम से कोशिश करें, तो बैंक के माध्यम से पैसा वापस कराया जाए। ओके सर, अगर हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है तो हमें कहाँ पर जाके इसकी रिपोर्ट करनी होती है?
ये देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप घर बैठे-बैठे रिपोर्ट कर सकते हैं। 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर, आप इसको कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। नंबर 2, एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। आप इस नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप इंदौर के विक्टिम हैं तो इंदौर की क्राइम ब्रांच ने साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7049124445। आप इस पर भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। और इसके अलावा आप ऑफलाइन आने के लिए यहाँ क्राइम ब्रांच इंदौर का जो ऑफिस है रीगल चौराहे पर, वहाँ पर भी आ सकते हैं। संबंधित आप थाना क्षेत्र में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी साइबर डेस्क बनाई गई है, वहाँ पर भी आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा सुझाव देने के लिए मुझे और मेरी ऑडियंस के लिए। धन्यवाद।